सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, जी हाँ, हम बात करने वाले हैं। मैंने इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको टाइप ऑफ टैक्सेस के रिगार्डिंग बताया था। आज हम इस वीडियो के अंदर जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं बेस, इलास्टिसिटी, बायनेंसी जो है ये क्या होता है। ये जो तीन वर्ड हैं, बेस, बायनेंसी और इलास्टिसिटी ऑफ टैक्स, ये जो है मोस्ट कंफ्यूजिंग जो है टॉपिक रहते हैं। स्टूडेंट के समझ में नहीं आता कि बेस क्या होता है, बायनेंसी क्या होता है, इलास्टिसिटी क्या होता है, बायनेंसी और बेस में जो है क्या डिफरेंस होता है। बहुत ज़्यादा जो है कंफ्यूजन होती है। तो आपकी इस सारी की सारी कंफ्यूजन को जो है आज इस वीडियो के अंदर जो है हम दूर करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको जो है एक एक चीज़ समझनी है, ठीक है। इससे प्रीवियस मैंने आपको जो है पहले आपको बेस, बायनेंसी और इलास्टिसिटी, इन तीनों को समझने से पहले हमने जो है तीन वर्ड पढ़े थे जो कि आपको याद होंगे, ठीक है। जिसमें हमने पढ़ा था जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे कि सबसे पहले लिखा हुआ है प्रभाव। प्रभाव को मैंने आपको क्या बताया था? प्रभाव को मैंने आपको बताया था कि इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इस चीज़ को हम कहते हैं इम्पैक्ट। इम्पैक्ट वर्ड मैंने आपको पढ़ाया था। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है कर भार। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कर भार, अंतिम बोझ। इसको मैंने आपको क्या बताया था? इसको मैंने आपको बताया था इंसिडेंस। अगर आपको याद हो, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है, प्लेलिस्ट में जाके आप जो है प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो कि क्या होता है इम्पैक्ट और क्या होता है इंसिडेंस। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको फिर आपको दोबारा एक रफली आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। एक एक चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से जो है समझनी है, सुननी है, ठीक है। यहाँ पे हमने पढ़ा था यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट, इम्पैक्ट को मैंने बताया था कि इम्पैक्ट को ही हम जो है पेयर कह सकते हैं। अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल लूँ, अगर एक हमने पढ़ा था, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स में हमने पढ़ा था कि इम्पैक्ट और इंसिडेंट सेम ही व्यक्ति पर होता है, ठीक है। और जो बियर करता है वही पेयर होता है। तो इंसिडेंस को मैंने आपको बताया था, इंसिडेंस को आप जो है क्या बोलेंगे? इंसिडेंस को आप जो है बियरर बोलेंगे, ठीक है। और इम्पैक्ट को आप क्या बोलेंगे? पेयरर। तो डायरेक्ट टैक्स के केस में जो पेयर होता है और जो बियरर होता है वो एक ही होता है, मतलब इम्पैक्ट और इंसिडेंस एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के केस में ऐसा नहीं होता है। इनडायरेक्ट टैक्स के केस में जो पेयरर होता है और जो बियरर होता है वो दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्स के केस में जो टैक्स कौन बियर करता है? टैक्स बियर करता है बायर। टैक्स कौन बियर करता है? टैक्स बियर करता है बायर। तो इनडायरेक्ट टैक्स के केस में जो इंसिडेंस होता है वो किस पे होता है? बायर पर होता है। बियरर कौन होता है? बायर। लेकिन पेयरर कौन होता है? पेयरर जो होता है इनडायरेक्ट टैक्स के उसमें वो होता है सेलर। हमसे कलेक्ट करके टैक्स वो आगे क्या करता है? गवर्नमेंट को जो है पे करता है। तो इम्पैक्ट वर्ड जो होता है, प्रभाव वर्ड जो होता है, उसको जो है क्या कहते हैं? प्रारंभिक बोझ। इसको क्या कहते हैं? इसको आप कहते हैं प्रारंभिक बोझ। लीगल एक वर्ड मैंने आपको बताया था, एक वर्ड मैंने आपको बताया था जिसमें मैंने आपको बताया था लीगल इम्पोजिशन। क्या बताया था मैंने? लीगल इम्पोजिशन ऑफ टैक्स। इसको ये कहते हैं लीगल इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था? यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो इंसिडेंस होता है, इंसिडेंस ही बियरर कह सकते हो, बायर कह सकते हो, या इसको जैसे उसको लीगल इम्पोजिशन कहते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इम्पोजिशन। फाइनेंशियल इम्पोजिशन ऑफ टैक्स। फाइनेंशियल इम्पोजिशन ऑफ टैक्स का क्या मतलब होता है कि जो फाइनेंशियल बर्डन है, मतलब जिसकी इनकम टैक्स देने के बाद जिसकी इनकम कम होगी, आय कम होगी, उस चीज को कहते हैं फाइनेंशियल इम्पोजिशन ऑफ टैक्स। तो भाई अगर मैंने आपको समझाया था कि अगर मान लीजिए कोई चीज 100 रुपए की है, कोई चीज अगर 100 रुपए की है और इसमें मान लीजिए 95 और +5 इस तरीके से ये जो है बना हुआ है, जिसमें 5 रुपए का टैक्स है और 95 की वो कॉस्ट है।
तो मैं तो 100 रुपये दूंगा उस चीज़ को खरीदने के लिए, ठीक है। 100 रुपये मैंने पे करे और उसमें 5 रुपये टैक्स के भी इंक्लूड है, 95 कॉस्ट भी इंक्लूड है। तो किसकी इनकम कम हो रही है? ये 5 रुपए जो टैक्स जा रहा है, किसकी इनकम कम हो रही है? ये तो बायर की इनकम कम हो रही है। फाइनेंशियल इम्पोजिशन किस पे पड़ रहा है? बायर पे पड़ रहा है। और मैं जाके किसको दे रहा हूँ ये पैसा? सेलर को दे रहा हूँ, और सेलर आगे जो है गवर्नमेंट को पे कर देगा ये टैक्स। तो पैसे किसके कम हुए? सेलर के कम हुए क्या? नहीं, पैसे सेलर के तो कम नहीं हुए, पैसे तो बायर के कम हुए हैं। इनकम किसकी कम हुई है? आय किसकी कम हुई है? वो बायर की कम हुई है। तो ये चीज़ हमने जो है पढ़ी थी। इंसिडेंस को बियरर और फाइनेंशियल इम्पोजिशन कहते हैं, ठीक है। या आप इसको जो है इकोनॉमिक इंसिडेंस भी कह सकते हो, ठीक है। इसको ऊपर वाले को जो है स्टैट्यूटरी कहते हैं और नीचे वाले को जो है इकोनॉमिक इंसिडेंस भी कहते हैं, ठीक है। इंसिडेंस वाले को इकोनॉमिक इंसिडेंस भी कह सकते हो, ठीक है। और ऊपर वाला जो है जो इम्पैक्ट है, इसको स्टैट्यूटरी इंसिडेंस भी कहते हैं, ठीक है। इसको लीगल इम्पोजिशन भी कहते हैं, कई सारे नाम हैं। आपको इतने सारे नाम याद नहीं रखने, आपको बस दो चीज़ें ध्यान रखनी है, इम्पैक्ट, इंसिडेंस, लीगल, फाइनेंशियल, बायर, बियरर और पेयरर, ठीक है। जितना याद रखोगे उतना आप जो है कन्फ्यूज होगे। तो इम्पैक्ट क्या है? ये कर लगाने के मूल परिणामों को दर्शाता है। प्रभाव सबसे पहले उस व्यक्ति पर पड़ता है जिस पे वो लगाया जाता है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स के उसमें भी मैंने आपको समझा दिया, इनडायरेक्ट टैक्स के उसमें भी मैंने आपको समझा दिया। और इंसिडेंस की अगर मैं बात करता हूँ, तो इंसिडेंस में हमने क्या समझा था कि ये इसको फाइनल बर्डन इसको हम कहते हैं कि फाइनल बर्डन जो है वो किस पे जा रहा है? ये अंतिम या प्रत्यक्ष धन बोझ के स्थान को संदर्भित करता है। प्रभाव कर का प्रारंभिक बोझ है, ठीक है। प्रभाव जो है वो प्रारंभिक बोझ है, लेकिन जो कर भार है, जो इंसिडेंस है, जो घटना, ये घटना कर है, कर भार है, वो अंतिम बोझ है, ठीक है। लास्ट फाइनेंशियल बर्ड, फाइनल या फाइनल सेटलमेंट भी मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद हो, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है, फाइनल पॉइंट ऑफ सेटलमेंट भी मैंने आपको बताया था। ये प्रभाव थोपने के बिंदु पर है, ठीक है। घटना कह सकते हो, घटना का मतलब कर भार की बात चल रही है, ठीक है। इसी को घटना भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। इसको भी इंसिडेंस कहते हैं ना, इसको घटना भी आप कह सकते हो। और कर भार क्या है? कर भार जो है वो निपटाने के बिंदु से, निपटाने का मतलब फाइनल पॉइंट ऑफ सेटलमेंट, और वो क्या है? थोपने के बिंदु पर है कि किस पे टैक्स जो है थोपा जा रहा है, इम्पैक्ट किस वजह से। यहाँ पे पेयर, इनडायरेक्ट टैक्स में पेयर था। तो क्या होता है इम्पैक्ट, क्या होता है इंसिडेंस? एक बारी फिर से मैंने आपको जो है एक ब्रीफ जो है रफली मैंने आपको आइडिया बता दिया है कि भाई इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं। ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। अब इसी तरीके से एक और वर्ड होता है, वो है कर का प्रभाव। कर के प्रभाव का मतलब क्या होता है? इफेक्ट ऑफ टैक्स। अब जब सरकार डायरेक्ट टैक्स लगाती है और जब सरकार इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है तो उसके कुछ इफेक्ट होंगे। तो टैक्स लगाने से जो ओवरऑल आउटकम है, जो परिणाम आता है निकल के, उस चीज को हम क्या कहते हैं? उस चीज को हम कहते हैं रिजल्ट, फाइनल आउटकम या इफेक्ट ऑफ टैक्स। तो जब भी कोई कर लगाया जाता है और उसको कलेक्ट किया जाता है और गवर्नमेंट को पे किया जाता है, तो इसमें करदाताओं को और समग्र रूप से अर्थव्यवस्था की ओर से कई प्रतिक्रियाएं जो है शामिल होती है। सिंपल सी बात है, किसी की आय बढ़ेगी, किसी की घटेगी, उत्पादन पे, उपभोग पे, हर तरीके पे जो है इस चीज का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। उत्पादन पे, विकास पे, बचत पे, निवेश पे, हर तरीके, हर क्रिया पे, हर आर्थिक क्रिया पे, हर क्रिया पे जो है अर्थव्यवस्था में इसका इफेक्ट पड़ता है। तो इसका जो ओवरऑल आउटकम है, जो सामूहिक रूप से इस चीज को हम क्या कहते हैं? ये जो टैक्स लगा है, इसके ओवरऑल इम्पैक्ट को, इन प्रतिक्रियाओं को क्या कहा जाता है? इन प्रतिक्रियाओं को कर का प्रभाव जो है वो कहा जाता है, इफेक्ट ऑफ टैक्स, ठीक है। तो इम्पैक्ट, इंसिडेंस, और ये क्या है आपका? ये है आपका इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ टैक्स, ठीक है जी। अच्छा, ये तीन वर्ड आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि क्या है। अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन मुद्दा है। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है, तीन चीजें आपको जो है, तीन चीजें समझनी है। देखिए, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे 3 वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है? यहाँ पे जो है 3 वर्ड लिखे हुए हैं। पहला वर्ड क्या है? अब वो 3 वर्ड भूल जाइए, ठीक है? इम्पैक्ट, इंसिडेंस एंड इफेक्ट, वो हो चुका है, वो हम प्रीवियस भी पढ़ चुके थे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, अब हम यहाँ पे बात करते हैं 3 नए वर्ड के रिगार्डिंग, जिसमें सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है बेस।
ठीक है। बेस क्या होता है इसको समझेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे हम समझेंगे, यहाँ पे हम समझेंगे बायंसी क्या होता है, ठीक है। और तीसरा हम समझेंगे इलास्टिसिटी क्या होता है, बेस, बायंसी और इलास्टिसिटी। और एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कि बायंसी में और इलास्टिसिटी में इसमें क्या अंतर होता है, ठीक है। बेस को आधार कहते हैं, बायंसी को उछाल कहते हैं और इलास्टिसिटी को लोच कहते हैं, ठीक है। तो 3 नए वर्ड हमारे पास हमको देखने के लिए मिलने हैं, आधार, उछाल और लोच। तो एक एक करके बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको इसको समझना है। सबसे पहले हम बात करते हैं बेस की, कि बेस क्या होता है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है किस पे कर लगाना है। क्या लिखा हुआ है, किस पे टैक्स लगाना है, किस पे लगाना है टैक्स। पहले अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो तो मैंने जब आपको बियरर और पेयरर बताया था, वहां पे मैंने बताया था कौन टैक्स बियर करेगा और वहां पे बताया था कौन टैक्स पे करेगा, वहां पे ये, ठीक है, वहां पे ये बात करी थी हमने। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, किस पे कर लगाना है, किस पे कर लगाना है। जैसे कि देखिए, ये उस वस्तु का विधिक विवरण है जिस पे कर लगाया जाता है। यहाँ पे क्या बात चल रही है, यहाँ पे बात चल रही है किसी पर्सन की बात नहीं चल रही है। वहां पे जब हम बियरर और पेयरर पढ़ लेते, किसने टैक्स पे करा, किसने टैक्स पे करा, या कि कौन टैक्स बियर करेगा, ठीक है, किसको टैक्स पे करना है, वहां बात चल रही थी बंदे की, ठीक है, सजीव वस्तुओं की। यहाँ पे बात किसकी चल रही है, निर्जीव वस्तु की। यहाँ पे बात चल रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है। यहाँ पे किसी जीवित व्यक्ति की बात नहीं चल रही है। बेस के अंदर जो बात चल रही है वो गुड्स एंड सर्विसेज की बात चल रही है, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है, कहता है कि ये जो है ना एक इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये एक लीगल डिस्क्रिप्शन है। क्या है, ये एक लीगल डिस्क्रिप्शन है जो कि किसी भी वस्तु पे या सेवा वगैरह पे क्या होती है, लगाई जाती है। मतलब कि आयकर का आधार आय है, जैसे कि इनकम टैक्स है अगर, तो इनकम टैक्स तो कोई व्यक्ति नहीं है, इनकम टैक्स का बेस क्या है, इनकम है, कि इनकम पे टैक्स लगाना है। उत्पाद शुल्क का आधार क्या है, कि उत्पादन पे कर लगाना है। इसी तरीके से वेल्थ टैक्स का बेस क्या है, वेल्थ है, मतलब जो जिस गिफ्ट टैक्स का बेस क्या है, गिफ्ट है। मतलब जो भी टैक्स हैं उनके आगे जो वर्ड लिखा रहता है ना, आप ये समझ लीजिए, तो वही उसका बेस होता है। इनकम टैक्स में बेस इनकम है, वेल्थ टैक्स में बेस वेल्थ है, ठीक है। इसी तरीके से गिफ्ट टैक्स में गिफ्ट है, प्रोडक्शन में टैक्स में प्रोडक्शन है। तो जो भी वो टैक्स के आगे जो वर्ड लिखा रहता है कि बेस क्या, किस चीज पे आप टैक्स लगा रहे हो, किस वस्तु पे आप टैक्स लगा रहे हो, उस चीज को हम जो है बेस कहते हैं। और ये जो है एक लीगल डिस्क्रिप्शन जो है होती है। इसमें प्रत्येक करदाता को विधिक इकाई जो है क्या कर लिया जाता है, विधिक इकाई जो है मान लिया जाता है, मतलब लीगल एंटिटी जो है मान लिया जाता है। और कर आधार को विधिक रूप से परिभाषित किया जाता है और दे कर समय आयामी होता है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि कह रहा है कि जो टैक्स पेयर होता है उसको एक लीगल एंटिटी मान लिया जाता है, ठीक है, लीगल एंटिटी जो है मान लिया जाता है। और कर के बेस को भी लीगली रूप से क्या कर दिया जाता है, डिफाइन कर दिया जाता है। और टैक्स पे करने की क्या होती है, टैक्स पे करने की भी एक अपनी समय सीमा होती है, उसके अंदर हमें इसको पे करना होता है। जैसे कि लाइक आपने ऑर्गेनाइजेशन के टाइप पढ़े होंगे कि भाई ये सोल प्रोप्राइटर है, ये पार्टनरशिप है, ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। तो सभी इकाइयों को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। और क्या कहते हैं, सबको डिफाइन कर दिया, लीगल एंटिटी के रूप में परिभाषित कर दिया, ठीक है, एक लीगल एंटिटी उसको मान लिया। और आपका टैक्स पे करने का टाइम भाई ये रहेगा, किसी का जनवरी है, किसी का सितंबर है, किसी का मार्च है, तो सबके टाइम पीरियड जो है ये इंडिविजुअल है, तो सबके टाइम पीरियड वगैरह क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इंडिविजुअल का टैक्स अलग फाइल होता है, कॉर्पोरेट में अलग होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का अलग होता है। तो ये सब क्या कह रहा है, ये सब इसी लाइन के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। और फिर क्या कहता है, इसे सरकार के विवेक के अनुसार क्या किया जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। मतलब कि
गवर्नमेंट को अगर लगता है कि इन टैक्सों को बढ़ाना चाहिए या इन टैक्सों को घटाना चाहिए, तो सरकार अपने अनुसार अपने अपने सरकार के डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कि टैक्स रेट को बढ़ाना है या घटाना है, वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है टोटली। तो बेस क्या होता है, ठीक है, बेस क्या होता है, आई होप आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बेस जो है वो किसको कहते हैं। किस पे कर लगाना, ये कोई वस्तु है, सेवा है, यहाँ पे जो है किसी बंदे की बात या किसी बंदी की बात जो है यहाँ पर जो है नहीं चल रही है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक के ऊपर, जिसको कहते हैं बायंसी और इलास्टिसिटी। गाइस, ये जो टॉपिक है मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक है, आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक एक चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझनी है, सुननी है। देखिए जी, हम बात करने वाले हैं सबसे पहले बायंसी के ऊपर, क्योंकि ये जो है ये क्या होता है, ठीक है। देखिए, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से अटेंटिव होकर अपने आंखों को जो है स्क्रीन के अंदर जो है गड़ा लेंगे, क्योंकि आपका जो है ध्यान सिर्फ 10 मिनट तो है यही होना चाहिए। तो उछाल जो है, उछाल जो है वो क्या होता है, ठीक है। उछाल पढ़ेंगे एंड उसके बाद जो है फिर लोच पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है, कहता है राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ कर संग्रह में वृद्धि। मतलब कि जैसे जैसे आपकी राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, जैसे जैसे आपकी राष्ट्रीय आय जो है वो बढ़ रही है, वैसे वैसे कर संग्रह, टैक्स कलेक्शन जो है गवर्नमेंट का, उसमें क्या हो रहा है, टैक्स कलेक्शन जो है गवर्नमेंट का, उसमें आपकी वृद्धि हो रही है। मतलब लोगों की अगर आय बढ़ रही है, आय कह लो या जीडीपी कह लो, कुछ भी कह लो, एक ही चीज़ है, ठीक है। लोगों की अगर आय बढ़ रही है, या लो मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, या जीडीपी अगर बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट का जो टैक्स कलेक्शन है वो अगर बढ़ रहा है, वो अगर बढ़ रहा है, इट्स कॉल्ड बायंसी, ठीक है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम बायंसी कहते हैं। अच्छा, ठीक है जी। लेकिन आय क्यों बढ़ रही है, जीडीपी क्यों बढ़ रही है लोगों की, ये भी तो मैटर करता है ना। इसका रीजन क्या है कि आय क्यों बढ़ रही है और जीडीपी क्यों बढ़ रही है। तो इसके कई कुछ भी रीजन हो सकता है, किसी भी रीजन की वजह से बूम पीरियड आ गया, सरकार ने अपनी पॉलिसीज के अंदर, फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति के अंदर चेंज करा, कुछ भी रीजन की वजह से मेरा, अगर भाई मेरी आय बढ़ रही है, मेरी जीडीपी बढ़ रही है, और उससे अब लोगों की अगर आय बढ़ेगी तो टैक्स कलेक्शन कैसे बढ़ता है। अब भाई मान लीजिए कोई बंदा था पहले 5 लाख के स्लैब में आ रहा था, अब उसकी आय बढ़ गई, अब वो 7 लाख के स्लैब में आ रहा है। मान लो जो 7 लाख वाले पे आ रहे थे वो अब 10 लाख से अबव वाले स्लैब पे आ रहे हैं। तो अब मान लो पहले यहाँ 5% था, यहाँ 10% था, यहाँ 15% था, तो सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा ना। भाई जो लोग पहले इस कैटेगरी के अंदर आ रहे थे, अब इस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, जो पहले 5% का टैक्स दे रहे थे वो अब 10% का टैक्स दे रहे हैं, जो 10% का दे रहे थे वो अब 15% का टैक्स दे रहे हैं। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स रेट, टैक्स स्लैब चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। लेकिन इनकम बढ़ क्यों रही है, इनकम किसी भी रीजन से बढ़ सकती है, उसमें गवर्नमेंट के एफर्ट्स भी हो सकते हैं और उसमें गवर्नमेंट के एफर्ट नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से लोगों की आय बढ़ रही है, एनीथिंग, ठीक है। तो यदि कर राजस्व राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ बढ़ता है तो इसे कर का उछाल जो है कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, सरल शब्दों में इसका तात्पर्य सकल घरेलू उत्पाद, मतलब कि जीडीपी या राष्ट्रीय आय, जो कि मैंने अभी आपको बताया, इसमें वृद्धि के कारण, कि अगर इसमें वृद्धि हो रही है और उसकी वजह से गवर्नमेंट का जो टैक्स कलेक्शन है उसमें क्या हो रही है, उसमें जो है वृद्धि हो रही है, तो उसको जो है मैं बोलूँगा ये बायंसी है, ये उछाल है टैक्स के उसमें। तकनीकी रूप से जब सकल घरेलू उत्पाद में 1% की वृद्धि होगी तो कर राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बायंसी जो है उस चीज को, बायंसी जो है उस चीज को क्या करता है, मेजर करता है, ठीक है। इसको हम इसका फॉर्मूला अगर देखें तो हम कब बोलेंगे कि भाई उछाल है, तो उछाल का जो फॉर्मूला होता है, तो कहता है कि अगर जीडीपी में या लोगों की आय में
लोगों की आय में या जीडीपी में अगर 1% का इंक्रीमेंट हो रहा है, अगर 1% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो गवर्नमेंट के टैक्स कलेक्शन में कितनी वृद्धि होगी, वो जो है बायनेंसी मेजर करता है। इसके फॉर्मूले की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे लिखा है कर राजस्व में अनुपातिक वृद्धि कितनी हुई, ठीक है, एंड राष्ट्रीय आय में कितनी अनुपातिक वृद्धि हुई, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। proportionate increase in tax revenue एंड proportionate increase in national income, ठीक है। और ये आपका वही मांग की लोच वाला ही फॉर्मूला है, अगर आप देखोगे तो इसको मैं इस उसमें लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर हम वैसे अपना मांग की लोच की तरह जैसे भी लिखना चाहें, तो ये फॉर्मूला ये बनेगा, ठीक है। जैसे ये कैसे बना है, ये आपका बना है, ये इस तरीके से होगा, डेल्टा टी आर अपॉन में टी आर, ठीक है, एंड डेल्टा एन वाई अपॉन में एन वाई, ठीक है। इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एंड फिर इसको सही करेंगे, जब ये चीज़ ऊपर आएगी तो ये ऐसे बन जाएगा आपका डेल्टा टी आर अपॉन में टी आर, ये है, एंड इट विल बी एन वाई, ये जब ऊपर आएगा तो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, ये इस तरीके से बन जाएगा। और फिर मैं इसको इसके साथ लिख दिया, इसको इसके साथ लिख दिया, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखेंगे, कहता है कि मान लीजिए अगर जीडीपी में 5% की वृद्धि हुई है और कर राजस्व में 20% की वृद्धि हुई है, तो अगर मैं इस चीज़ को इस फॉर्मूले के अंदर मैं पुट कर दूं, तो क्या क्या बन जाएगा मेरा, मेरा बन जाएगा 20/5, 20% की वृद्धि हुई कर राजस्व में ड्यू टू 5% इंक्रीमेंट इन जीडीपी और नेशनल इनकम, देन इट विल बी 4। तो बायनेंसी कितना है, बायनेंसी आ गया आपका 4, उछाल कितना आ गया आपका, उछाल आ गया आपका 4। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हर 1% जीडीपी बढ़ने से, हर 1% जीडीपी बढ़ने से गवर्नमेंट का जो टैक्स कलेक्शन है वो 4% से जो है बढ़ेगा। ये जो है इस चीज को संदर्भित कर रहा है, ठीक है जी। अच्छा, तो क्या होता है बायनेंसी, क्या होता है उछाल का, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से अटेंटिव होकर आपको जो है एक एक चीज़ समझनी है, सुननी है, ठीक है। क्या होता है उछाल, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। रीज़न क्या है इसका, रीज़न मैंने बोला कोई भी रीज़न, वो गवर्नमेंट के एफर्ट्स भी हो सकता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी हो सकती है, राजकोषीय नीति में कोई भी चेंज हो सकता है, या कोई भी एफर्ट्स एनीथिंग, ठीक है, ऑटोमेटिक चेंजेस या किसी भी चेंजेस की वजह से बूम पीरियड चल रहा है या कुछ भी हो रहा है, किसी भी रीजन की वजह से अगर भाई गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, और जीडीपी बढ़ने का, राष्ट्रीय आय बढ़ने का कोई भी रीजन हो सकता है, उसकी वजह से टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, इट्स कॉल्ड बाइंड, ठीक है, वो उछाल है। अब हम बात करते हैं कि अगर अब मैं यहाँ पे आपसे अगर मैं एक सवाल पूछूं कि ठीक है भाई 4% तो आ गया, 4% उछाल मेरे को नज़र में आ रहा है, ठीक है, 1% जीडीपी बढ़ने से। लेकिन अगर मैं आपसे इसमें पूछूं, मैंने आपको बोला कि ये किसी भी रीज़न से हो सकता है, ये किसी भी रीज़न से हो सकता है, इसमें गवर्नमेंट के एफर्ट हो भी सकते हैं और गवर्नमेंट के एफर्ट नहीं भी हो सकते, गवर्नमेंट की राजकोषीय नीति भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो अगर मैं बोलूँ कि कितना गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से इसमें चेंज आया है और कितना गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से चेंज आया है, और कितना जो है ऑटोमेटिक चेंज हुआ है विदाउट गवर्नमेंट पॉलिसी की, विदाउट गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज वगैरह की वजह से, तो वो आप मुझे बताओ जी, इस 4% में से कितना गवर्नमेंट की वजह से हुआ है, राजकोषीय नीति की वजह से, और कितना ऑटोमेटिक चेंजेस की वजह से हुआ है। तो क्या वो आप मुझे बता पाओगे, यहाँ पे इसका आंसर है सीधा सीधा नो। आप यहाँ पे इसका आंसर जो है नहीं बता पाओगे कि कितना राजकोषीय नीति की वजह से जो है इसके अंदर चेंज आ रहा है, और कितना बिना राजकोषीय नीति की वजह से, कितना ऑटोमेटिक की वजह से आ रहा है, आप इसको नहीं बता पाओगे। तो इसी कॉन्सेप्ट की वजह से, क्योंकि बायनेंसी में तो दोनों है, बायनेंसी में तो दोनों है, आप सेपरेट नहीं कर पाओगे, बाइफरकेट नहीं कर पाओगे कि किसकी वजह से कितना कितना चेंज आ रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे पास आता है इलास्टिसिटी ऑफ, इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट को आपको जो है यहाँ पे समझना है। देखिए बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव होकर सुनेंगे प्लीज़। अब 2 वर्ड यहाँ पे आएंगे, देखिए क्या कह रहे हैं। कहता है कि जो कर उछाल है ना, जो बायनेंसी है, उसमें स्वतः, स्वतः का मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिक चेंजेस, जो मैंने आपको बताया, और
लिखा हुआ है स्वनियोजित, मतलब कि डिस्क्रेशनरी इसको कहते हैं, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक चेंजेस और डिस्क्रिशनरी चेंजेस। अब इसका मतलब क्या होता है? कहता है इसमें दोनों शामिल होते हैं, जो भी मैंने ऊपर बताया। स्वतः परिवर्तन का क्या मतलब है? केवल जीडीपी में उतार चढ़ाव के परिणाम के स्वरूप आपके गवर्नमेंट के टैक्स कलेक्शन में जो इंक्रीमेंट हो रही है, कि किसी भी बूम पीरियड वगैरह हो गया, कुछ भी हो गया, सरकार ने कोई एफर्ट नहीं किए, ठीक है, कोई राजकोषीय पॉलिसी वगैरह में कोई चेंजेस नहीं हुआ, और भाई आपकी जीडीपी, आपकी राष्ट्र आय बढ़ रही है। लेकिन जो ये जो होता है स्वनियोजित, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है राजकोषीय नीति में संशोधन। मतलब जब गवर्नमेंट अपनी फिस्कल पॉलिसी के अंदर जो है जब चेंज करती है, और ड्यू टू चेंजेस गवर्नमेंट का जो है टैक्स कलेक्शन बढ़ता है, गवर्नमेंट की जो है टैक्स कलेक्शन में इंक्रीमेंट होती है, इट्स कॉल्ड ये आपका स्वनियोजित। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्वनियोजित। तो जैसे जैसे कर आधार का विस्तार, कर दरों में समायोजन, नए कराधान, जैसे चेंजेस कैसे कैसे हो सकते हैं? कर आधार का विस्तार कर दिया, मतलब और कई तरीके के टैक्स, जैसे इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स है, अब मान लीजिए और एक और बना दिया, मान लो मोबाइल टैक्स बना दिया जी, मोबाइल पे भी टैक्स देना है। कर दर जो है, टैक्स रेट जो है चेंज कर दी, नए कर जो है उपाय जो है उसकी शुरुआत कर दी, कर प्रणाली में जो है कुछ भी चेंज वगैरह कर दिया, कुछ भी चेंज कर दिया टैक्स सिस्टम के अंदर, ठीक है, अपनी राजकोषीय नीति के माध्यम से। तो और उसकी वजह से गवर्नमेंट की उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से लोगों की इनकम बढ़ी, जिसकी वजह से जीडीपी बढ़ी, एंड ड्यू टू जीडीपी, ड्यू टू इनकम इंक्रीमेंट, गवर्नमेंट की जो है क्या हो गया? गवर्नमेंट की जो है टैक्स कलेक्शन के अंदर इंक्रीमेंट हो गई। तो इट्स कॉल्ड स्वनियोजित, इसको स्वनियोजित कहते हैं। ठीक है, अब कर उछाल में दोनों शामिल हैं। कर उछाल की धारणा से जुड़ी प्राथमिक बाधाओं में से एक कर राजस्व में वृद्धि के प्रति समग्र प्रतिक्रिया का माप है, कि ये तो दोनों को मेजर करता है, ये तो ओवरऑल है, तो एग्रीगेट है। तो इसलिए ये सुनिश्चित करना संभव नहीं है कि कर आधार या कर दर में भिन्नता के विपरीत कर आय में किस हद तक उतार चढ़ाव को केवल सकल घरेलू उत्पाद में बदलाव के लिए जिम्मेवार ठहराया जाए। मतलब कि स्वनियोजित नहीं, वो कह रहा है पहला स्वतः ऑटोमेटिक के बिना फिस्कल पॉलिसी में चेंज किए बिना कितनी लोगों की इनकम में इंक्रीमेंट हो रही है, जीडीपी हो रही है, उसकी वजह से टैक्स कलेक्शन में कितना जो है चेंज आ रहा है, ये कैसे पता लगाएं भाई? ये पता लगाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये तो दो एग्रीगेट है, ये तो दोनों को लेके चल रहा है। तो इसके परिणाम स्वरूप हम कर लोच की अवधारणा पर पहुंचते हैं, जहां पर ये जो दोनों चेंज होते हैं, ऑटोमेटिक और डिक्शनरी, ठीक है, स्वनियोजित, ये वाले जो चेंजेस होते हैं इसमें तो दोनों है। लेकिन लोच ऐसा नहीं करता। लोच के अंदर क्या होता है, देखिए लोच में क्या लिखा हुआ है जी, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनेंगे प्लीज, अटेंटिव होकर। देखिए लोच में क्या लिखा हुआ है जी, लिखा हुआ है इलास्टिसिटी केवल राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ कर संग्रह। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है केवल, जबकि ऊपर केवल नहीं लिखा हुआ था, वहां पे लिखा था राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ कर संग्रह। तो ये केवल वर्ड का क्या मतलब है? देखिए जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि जो बाइंस होता है, कर उछाल जो होता है, उसके अंदर सकल घरेलू उत्पाद या राष्ट्रीय आय में वृद्धि के लिए जिम्मेदार कर राजस्व में वृद्धि के हिस्से, ये सब चीजें जो हैं, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती है, और उसमें ये उपाय भी जिम्मेवार होते हैं, जिसमें डिस्क्रिशनरी स्वनियोजित उपाय के लिए जिम्मेदार ये सारे के सारे होते हैं। तो हम उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा क्या है। इलास्टिसिटी क्या करता है? इलास्टिसिटी जो है कहता है कि यहाँ पे जो है कर लोच के सैद्धांतिक ढांचे के संदर्भ देकर इस मुद्दे का समाधान सरलता से किया जा सकता है। कर लोच में केवल, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे क्या लिखा हुआ है, स्वतः संशोधन शामिल होते हैं, वैकल्पिक संशोधन इसके अंदर शामिल नहीं होते। क्या कह रहा है ये? कह रहा है इलास्टिसिटी केवल जो है ऑटोमेटिक चेंजेस जो हैं केवल उसको लेता है, वैकल्पिक संशोधन मींस फिस्कल पॉलिसी की वजह से जो डिस्क्रिशनरी जो पॉलिसी जो चेंजेस हैं उसको ये क्या मान लेता है, उसको ये न्यूट्रल मान लेता है कि फिस्कल पॉलिसी में चेंजेस की वजह से जो भी लोगों की आय बढ़ रही है, जो भी लोगों की जीडीपी बढ़ रही है,
उसको मैं क्या मान लूँगा, उसको मैं जो है कांस्टेंट मान लूँगा। और ठीक है, जैसे कि उसमें होता था मांग के नियम में भी आप पढ़ते थे कि अन्य सभी बातें सामान्य रहने पे, वहाँ पे भी हम पढ़ते थे ना, तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही है कि भाई फिस्कल पॉलिसी में चेंजेस समान रहने पर ऑटोमेटिक चेंजेस की वजह से जो लोगों की आय, जो लोगों की जीडीपी बढ़ रही है, उसकी वजह से कितना टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट का बढ़ रहा है, इट्स कॉल्ड इलास्टिसिटी, उसको इलास्टिसिटी कहते हैं। अब फॉर्मूला भी अगर आप देखोगे वही फॉर्मूला है जो उछाल का भी हम पढ़ के आए हैं, लेकिन देखो कर राजस्व में अनुपातिक वृद्धि, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है केवल। केवल का मतलब क्या है, इट ओनली इंक्लूड ऑटोमेटिक चेंजेस एंड एक्सक्लूड चेंजेस ड्यू टू फिस्कल पॉलिसी। ये फिस्कल पॉलिसी में जो राजकोषीय नीति में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो परिवर्तन आ रहे हैं, उसको नहीं लेता, उसको कांस्टेंट मान लेता है, उसको न्यूट्रल मान लेता है, और केवल स्वतः चेंजेस, ऑटोमेटिक चेंजेस को केवल इंक्लूड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि कर लोच कर उछाल का सूत्र लगभग समान ही है, केवल केवल शब्द का छोड़कर केवल केवल वर्ड लिखा हुआ है। ये कर लोच की अवधारणा का जो है एकमात्र उद्देश्य है। ठीक है, और देखिए और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, कहता है कि यहाँ पे देखेंगे कि कर दर में वृद्धि या कर आधार में परिवर्तन अन्य विवेकाधीन उपायों के प्रभाव को कर लोच की गणना करने से पहले क्या कर लिया जाता है, निष्प्रभावी कर दिया जाता है। तो निष्प्रभावी का क्या मतलब होता है कि उसको न्यूट्रल मान लिया जाता है कि अन्य सभी बातें जो हैं सामान्य रहने पे, जैसे हम अपना वो मांग के नियम के अंदर जो है करते थे। ठीक है, तो बायंसी के अंदर और इलास्टिसिटी के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ये बहुत बारी जो है एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायंसी एंड इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ये आपको जो है भाई पता होना चाहिए। आई होप आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा दोनों के फॉर्मूले के अंदर क्या डिफरेंस है, कौन किसको इंक्लूड करता है, किसको एक्सक्लूड करता है। इसमें आपको फिर भी कुछ भी समझ में ना आया हो, कोई भी डाउट आपको आ रहा हो, कोई भी इशू आपको आ रहा हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, या मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है Duggal_written_, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जो भी आपका डाउट है, जो भी आपका इशू है, आप मुझे मैसेज करके जो है पूछ सकते हैं। ठीक है जी, तो 3 नए वर्ड आपने पढ़े हैं, 6 वर्ड मैंने आपको बेसिकली पढ़ा दिए हैं। पहला हमने पढ़ा था इम्पैक्ट, इंसिडेंस एंड इफेक्ट ऑफ टैक्स। ठीक है, ये वही अपने पुराने हैं, एक बार आपको रिव्यू दिया था मैंने। एंड 3 वर्ड आपको और पढ़ाए हैं मैंने आपको, बेस, बायंसी और इलास्टिसिटी। ठीक है, आई होप आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और बच्चों का कंफ्यूजिंग, जिसको कहते हैं टैक्स शिफ्टिंग। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए